गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। विजय बेटा खुश रहिए। आप सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करें आज की क्लास। ओके। कुछ बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इंडिकेटर पे, है ना। देखो बेटा, जो थ्योरी के सेक्शन है, जो थ्योरी के पॉइंट्स हैं, उन्हें एक बार आप जरूर पढ़ना। और आयनिक इक्विलिब्रियम का जो मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो अपन ने खत्म कर लिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन, जो कि थ्योरेटिकल हिस्सा है थोड़ा सा। राइट बच्चों, देखो इस चैप्टर में मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। वैसे तो रोज होमवर्क में क्लास की स्टार्टिंग देता हूं, लेकिन आज मैं होमवर्क आपको क्लास के लास्ट में दूंगा। क्यों, आप समझ जाओगे जब मैं होमवर्क दूंगा। देखो बेटा, हम लोग जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो पूरे चैप्टर में कई दफा एसिड बेस जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आपके मन में एक सवाल का आना जायज है, सर आखिर एसिड बेस होता क्या है? क्या जो हम जानते हैं वही होता है या ये कुछ और है? बच्चों, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। आज तक एसिड बेस की एक यूनिक डेफिनेशन नहीं है जिससे हम दुनिया के सभी एसिड और सभी बेसिस को डिवाइड कर सके, उनको क्लासिफाई कर सके। बच्चों, अभी जो मैं आपसे बातें करने वाला हूं अगले 15 से 20 मिनट, थोड़ा सा थ्योरी के हिस्सा है। थ्योरेटिकल बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। लेकिन कोर थ्योरी नहीं है, थ्योरी प्लस लॉजिक है, इसलिए प्लीज लिसन केयरफुली। तो मैं कह रहा था कि एसिड और बेस की आज तक हमारे पास यूनिक डेफिनेशन नहीं है। कई लोगों ने, कई साइंटिस्ट ने दुनिया के अलग अलग एसिड को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश करी। सबसे पहले, बहुत पहले एक कंसेप्ट था टेस्ट का। लोग चख के बताते थे कौन एसिड है कौन बेस है। आप समझ सकते हो, हर केमिकल को टेस्ट करके बताना पॉसिबल नहीं है वो एसिड है कि बेस है। टेस्ट करके बताते थे, विच इज सॉर इन टेस्ट, विच इज बिटर इन टेस्ट। HCl को टेस्ट करने गए तो आप समझ सकते हैं कि इन चीजों को टेस्ट करना फिर खतरे से कम नहीं है। तो टेस्ट का कंसेप्ट गया, फिर लिटमस आया। ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट आए। तो एसिड बेस को कई लोगों ने कई तरीके से डिफाइन किया, लेकिन आज तक एक यूनिक डेफिनेशन नहीं है। आज तक एक यूनिक डेफिनेशन नहीं है। राइट। सबसे पहले अरेनियस साहब ने कहा एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको गौर करना है वो है एक्वस सॉल्यूशन। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं। H प्लस आयन को प्रोड्यूस करने वाले एसिड नहीं होते, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन को प्रोड्यूस करने वाले एसिड होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आप नहीं कह रहे हैं, ऐसा अरेनियस साहब ने कहा। उनके हिसाब से कोई भी केमिकल जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस को रिलीज कर सकता है वो एक एसिड है। ऑलराइट। उन्हीं के हिसाब से बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन को रिलीज करते हैं, उन्हें बेस कहते हैं। H प्लस को रिलीज करने वाला एसिड नहीं है, OH माइनस को रिलीज करने वाला बेस नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन में यहां पर सॉल्वेंट उन्होंने क्लियर कट स्पेसिफाई किया, वो है वाटर। एक्वस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन को रिलीज करता है, आरेनियस साहब ने कहा वो एसिड है। जो OH माइनस आयन को रिलीज करता है उन्होंने कहा वो बेस है। तो लोगों ने कहा एसिड आपकी नजर में H प्लस देने वाला है, बेस आपकी नजर में OH माइनस देने वाला है। तो अब ये बता दो कि वाटर क्या है? भाई वाटर भी तो कुछ उसका नेचर होगा। आरेनियस साहब ने कहा, मेरे हिसाब से, आरेनियस के हिसाब से, आरेनियस साहब ने कहा कि मेरे हिसाब से वाटर न्यूट्रल है। मैं नहीं कह रहा हूं वाटर न्यूट्रल है, मैं कह रहा हूं एज पर अरेनियस कंसेप्ट, एज पर अरेनियस कंसेप्ट वाटर इज न्यूट्रल। क्योंकि ना तो वो H प्लस दे सकता है वाटर में, ना तो वो OH माइनस दे सकता है वाटर में। इसीलिए उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू मी वाटर इज अ न्यूट्रल सॉल्वेंट। इसीलिए वाटर उन्होंने कहा सॉल्वेंट तरह होता है। ये जो H प्लस और OH माइनस का कंसेप्ट है ये आरेनियस का दिया हुआ है। इसीलिए अगर आपको याद हो तो हम लोग कहते थे एसिड का एन फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी। राइट। एसिड का एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी का मतलब क्या है? आरेनियस साहब कहते थे एसिड जो कि H प्लस आयन को रिलीज करता है वो कितने OH माइनस आयन से रिएक्शन करता है
क्योंकि एसिड H प्लस रिलीज करता है, OH माइनस आयन से रिएक्शन करता है, इसीलिए ये शब्द बेसिसिटी एसिड के लिए और एसिडिटी बेस के लिए ये जो शब्द है ये आरएनएस का ही दिया हुआ है। सर क्यों एसिड की बेसिसिटी बोलते हैं? सर क्यों बेस की एसिडिटी बोलते हैं? क्योंकि एज पर आरएनएस एसिड OH माइनस से रिएक्शन करेगा, बेस H प्लस से रिएक्शन करेगा। उन्होंने क्लासिफाई किया कि भैया एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी। लोगों ने कहा आपके नजर में एसिड ये है, बेस ये है, वाटर ये है, तो आपके नजर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू आरेनियस, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है वाटर का बनना। एसिड H प्लस आयन को रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, बेस OH माइनस आयन को रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, दोनों की रिएक्शन से वाटर बनता है। तो आरेनियस साहब ने कहा वाटर का बनना ही न्यूट्रलाइजेशन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप नहीं कह रहे हो, ये आरेनियस साहब ने कहा। हम कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, हम किसी की दी हुई थ्योरी को पढ़ रहे हैं, हम हमारे लॉजिक से अभी बातें नहीं कर रहे हैं। आरेनियस साहब ने कहा कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है एसिड बेस की रिएक्शन और वाटर का फॉर्मेशन। मतलब अगर किसी रिएक्शन में एसिड और बेस की रिएक्शन तो हो रही है लेकिन वाटर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो आरेनियस के हिसाब से वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। हमारे लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब हो सकता है एसिड बेस की रिएक्शन होना, पर आरेनियस के लिए उनका मतलब है रिएक्शन होने के साथ साथ पानी का बनना। पानी का बनना न्यूट्रल होने को रिप्रेजेंट करता है। तो लोगों ने कहा आर्यन साहब आप कहते हैं कि एसिड का मतलब है H प्लस को रिलीज करना, बोले सही बात है। बेस का मतलब है OH माइनस रिलीज करना, बोले सही बात है। तो बोले यार दुनिया में अलग अलग तरह के एसिड हैं, HCl है, H2SO4 है, एसिटिक एसिड है। क्या आपकी नजर में इन तीनों एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इक्वल है? बोले बिल्कुल नहीं। आपने तो कहा H प्लस देने वाला एसिड है, तो बोले ये भी H प्लस देता है, ये भी H प्लस देता है, ये भी H प्लस देता है, तो फिर तीनों एसिड तो है। बोले तीनों एसिड है पर तीनों की स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है। लोगों ने कहा आपकी नजर में किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या है? आर्यन साहब ने कहा किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ कहने का मतलब है उसकी टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ बेस कहने का मतलब है टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन और OH माइनस आयन। टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन और OH माइनस आयन, जिसकी टेंडेंसी H प्लस आयन रिलीज करने की जितनी ज्यादा होगी उस एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। जिस बेस की टेंडेंसी OH माइनस आयन रिलीज करने की जितनी ज्यादा होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मतलब उन्होंने इसी चीज को ऐसे समझाया कि मान लीजिए एक एसिड HA है, इसमें से H प्लस और A माइनस टूट रहा है। एक एसिड HB है, इसमें से H प्लस और B माइनस टूट रहा है। जिस एसिड की H प्लस देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उन्होंने कहा उस एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बोले सही बात है। जब H प्लस देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, H प्लस देने की टेंडेंसी ज्यादा, H प्लस देने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा। मतलब उन्होंने कहा बड़ी सरल भाषा में, अगर ये 1 है, अगर ये 2 है, अगर Ka1 Ka2 से ज्यादा है, अगर किसी एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा है, तो आरेनियस साहब ने कहा सरल भाषा में हम कह सकते हैं Ha Hb से ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है, Ha मोर स्ट्रॉन्ग है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आप नहीं कह रहे हैं, ऐसा आरेनियस ने कहा। Ka will be the logic for measurement of strength of acid and base। ये तब तक सही है जब तक हम अरेनियस के हिसाब से बातें कर रहे हैं, जब तक हम एक्वस सॉल्यूशन में बातें कर रहे हैं। दिस विल बी द क्राइटेरिया, दिस विल नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। मतलब किसी भी एसिड और बेस की हमें अगर स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो हम Ka एसिड के लिए, Kb बेस के लिए से मेजर कर सकते हैं। जिस एसिड का K ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक उसी प्रकार से जिस बेस का Kb ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। आरेनियस ने सबसे पहले टेक्निकली एसिड बेस को डिफाइन किया। उन्हीं के बाद ये जो एसिड का स्ट्रेंथ है, तो लोगों ने कहा सर
आप तो कहते हो कि जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो H प्लस के प्रोपोर्शनल, बोले सही बात है। बोले Ka ज्यादा तो H प्लस ज्यादा, बोले सही बात है। तो उन्होंने इसको ऐसे कहा कि इसका मतलब ये है, अगर हम एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं, मतलब ये HA एसिड है, वही जो पहले था, ये HA एसिड है और ये HB एसिड है, तो मुझे दोनों की स्ट्रेंथ को मेजर करना है, मतलब मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को मेजर करना है, बोले सही बात है। मुझे अगर इन दोनों एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है, हेलो, स्ट्रेंथ मतलब H प्लस मतलब K, बट राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ, व्हाट आई एम टॉकिंग इज रिलेटिव स्ट्रेंथ किसी के रिस्पेक्ट में। अरे वैसे ही जैसे आपको मैंने बताया था रिलेटिव डेंसिटी। उन्होंने कहा एक एसिड की स्ट्रेंथ दूसरे एसिड की रिस्पेक्ट में, दूसरे एसिड के रिलेटिव अगर निकालना चाहते हो तो दोनों एसिड के H प्लस के आयन का कंसंट्रेशन का रेशियो निकाल देना। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हम सभी जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला C इंटू अल्फा होता है, यही बदल के K इंटू सी होता है। अगर किसी एसिड की स्ट्रेंथ किसी दूसरे एसिड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो अगर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है तो दोनों एसिड के H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का रेशियो निकाल दो, सी अल्फा का रेशियो निकाल दो, अंडर रूट के बाई सी का रेशियो निकाल दो। कहने का तात्पर्य है, अगर कभी ऐसा होता है कि दोनों एसिड का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है, तो जो अल्फा का रेशियो होगा वही उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ होगा। हेलो, हम क्या बात कर रहे हैं? एसिड क्या है, बेस क्या है, किसी एसिड का स्ट्रेंथ क्या है, किसी बेस का स्ट्रेंथ क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, एज पर आरेनियस कंसेप्ट। आरेनियस साहब ने ऐसे कहा, ऐसा ही बस होता है, मैंने ये नहीं कहा। एज पर आरेनियस रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है कंसंट्रेशन का रेशियो। जब भी एक्वस सॉल्यूशन आता है, जब भी एक्वस सॉल्यूशन आता है बच्चों, सबसे पहले आरेनियस कंसेप्ट ही लगाया जाता है। मतलब अगर मैं आपसे एक्वस सॉल्यूशन में दो एसिड का रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछ रहा हूं, तो फिर आप यही करेंगे। मैंने एक्वस सॉल्यूशन बोल दिया तो जाने अनजाने में मैंने अरेनियस कंसेप्ट का हिंट दे दिया। ये जो अरेनियस कंसेप्ट है, जिसने दुनिया के सभी एसिड को H प्लस और दुनिया के सभी बेस को OH माइनस के फॉर्म में डिफाइन किया। आप सभी जानते हैं कि सभी एसिड H प्लस को रिलीज करे ऐसा नहीं है, सभी बेस OH माइनस को रिलीज करे ऐसा नहीं है। देयर आर सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आल्सो, जिन्हें आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हैं, लुईस एसिड, लुईस बेस। कहीं ना कहीं जो अरेनियस की थ्योरी है उसकी लिमिटेशन आना शुरू हो गई, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ये बहुत हद तक बहुत सारे एसिड, बहुत सारे बेस के लिए बहुत अच्छी सप्लाई होती थी। इसी के बाद दूसरा कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के बारे में मैंने आपसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में पहले ही थोड़ी सी बात कर ली थी, आज उसी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अरेनियस साहब ने सबसे पहले एसिड बेस को एक्सप्लेन कर दिया था। ब्रॉन्स्टेड ने कहा, मैं समझाता हूं एसिड क्या होते हैं, मैं समझाता हूं बेस क्या होते हैं। इन्होंने सभी एसिड और बेस को केवल प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया। अरेनियस ने H प्लस और OH माइनस, लेकिन ब्रॉन्स्टेड ने केवल प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया। मतलब प्रोटॉन देने वाला एसिड, प्रोटॉन लेने वाला बेस। एसिड वो सब्सटेंस होता है एज पर ब्रॉन्स्टेड, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से नहीं, एज पर ब्रॉन्स्टेड। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H प्लस आयन को रिलीज करता है, वहीं पर बेस वो सब्सटेंस होता है, बेस वो सब्सटेंस होता है जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है। ब्रॉन्स्टेड साहब ने एसिड और बेस को केवल H प्लस के फॉर्म में डिफाइन किया, कहीं ना कहीं उन्होंने उसे ज्यादा कंसाइज कर दिया। भाई अरेनियस में तो दो चीजों को देखना पड़ता था, इन्होंने एक के ही फॉर्म में डिफाइन किया, देने वाला एसिड, लेने वाला बेस, H प्लस। H प्लस देने वाला एसिड, H प्लस लेने वाला बेस। हम लोग जब सवाल करते हैं तो कुछ अच्छे सवालों के लिए इसी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट को थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं। एज पर ब्रॉन्स्टेड एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H प्लस देता है या OH माइनस आयन लेता है। उनकी जो थ्योरी थी केवल प्रोटॉन में थी, पर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करने के लिए हमने दोनों के फॉर्म में डिफाइन कर लिया। हमने डिफाइन कर लिया बेस वो सब्सटेंस होता है जो H प्लस आयन
लेता है या OH माइनस आयन देता है। मतलब अब हमने ब्रोंस्टेड को भी केवल H प्लस और केवल OH माइनस में डिफाइन कर लिया। H प्लस देने वाला एसिड अर्हेनियस में भी था, H प्लस लेने वाला बेस अर्हेनियस में नहीं था। ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन्ड वे में हो गया, राइट। एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस देता है या OH माइनस आयन लेता है। जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो बेस है, या जो OH माइनस आयन देता है वो बेस है। जैसे HCl आप सभी जानते हैं वो एसिड है। इनमें जो सबसे बड़ी बात ये थी बच्चों कि ब्रोंस्टेड साहब ने कहा किसी भी सॉल्वेंट में मेरी डेफिनेशन चलेगी। अरेनियस का जो कंसेप्ट था वो केवल एक्वस सॉल्यूशन के लिए था, लेकिन जो ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट है दैट इज वैलिड फॉर एनी सॉल्वेंट। मतलब किसी भी सॉल्वेंट में H प्लस देने वाला एसिड है। अरेनियस में ऐसा नहीं था। किसी भी सॉल्वेंट में OH माइनस आयन देने वाला बेस है। अरेनियस में ऐसा नहीं था। किसी भी सॉल्वेंट में H प्लस एक्सेप्ट करने वाला बेस है। अरेनियस में ऐसा नहीं था। जैसे पहला आपको समझ में है, दूसरा आपको समझ में आता है, तीसरा भी आता है, चौथा लिखते हैं। चौथा लिखा है AlH2O6 3 पॉजिटिव। अब अगर हम इसे अरेनियस कंसेप्ट से एसिड और बेस की कैटेगरी में रखें तो शायद नहीं रख पाएंगे, लेकिन ब्रोंस्टेड से बहुत आसानी से रख पाते हैं। कैसे? जैसे ही इसे हम वाटर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये OH माइनस आयन को एक्सेप्ट करता है। जैसा कि मैं कुछ देर पहले कह रहा था, OH माइनस आयन को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? एसिड। मतलब इसने किसको एक्सेप्ट किया? OH माइनस आयन को। तो हम कहेंगे इसका बिहेवियर कैसा हुआ? एसिड। मेरी बात को समझिएगा। पहले जब तक हम अरेनियस को जानते थे शायद इसे हम एसिड बेस की कैटेगरी में नहीं रख पाते, लेकिन जैसे हम ब्रोंस्टेड को समझ लेते हैं एसिड बेस को समझना आसान हो गया। ब्रोंस्टेड साहब ने कहा एसिड जो H प्लस देता है, बेस जो H प्लस लेता है। इस थ्योरी की सबसे खास बात ये थी, इन्होंने कॉन्जुगेट शब्द का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? कॉन्जुगेट का। बच्चों सुनिएगा ध्यान से। इस थ्योरी की जो सबसे खास बात थी, उन्होंने कहा देयर इज समथिंग लाइक कॉन्जुगेट पेयर, राइट। बोलिए क्या होता है? बोले कॉन्जुगेट पेयर में 1 H प्लस का डिफरेंस होता है। मतलब अगर कभी कोई दो कॉन्जुगेट पेयर है तो उसमें एक H प्लस का डिफरेंस होगा। मतलब मान लीजिए HCl है, HCl को जैसे ही पानी मिलाते हैं ये किस में टूट जाता है बच्चों? H प्लस प्लस Cl माइनस में। HCl वाटर में H प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाता है क्योंकि Cl माइनस और HCl में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो उन्होंने कहा ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर हैं। कॉन्जुगेट पेयर है बस बताया, बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने ये भी समझाया कि कॉन्जुगेट में कौन स्ट्रांग होता है कौन वीक होता है। बच्चों समझिएगा, आप सबके सामने मैं एग्जांपल लेके आ रहा हूं दैट इज H2S। ठीक है, H2S आप सभी जानते हैं एक वीक एसिड है। ठीक है, H2S एक वीक एसिड है। वाटर में ये H प्लस आयन को रिलीज करेगा और साथ में बनाएगा HS माइनस। ये वीक एसिड है तो HS माइनस जिसमें एक प्रोटॉन कम है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसका कॉन्जुगेट। HS माइनस क्या है? कॉन्जुगेट। एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, वीक है तो स्ट्रांग होता है। मजे की बात यह है, एक बच्चा मुझसे डाउट पूछता है सर वीक है तो स्ट्रांग है, समझ में आता है, एसिड है तो बेस है, समझ में आता है, आपने हमें पहले ही कॉन्जुगेट एसिड पेयर में बताया था। लेकिन सर मेरा डाउट ये है, अगर हमें नहीं पता हो ये पहला वाला वीक एसिड है तब हम क्या करेंगे? मुझे पता ही नहीं है H2S क्या है, तब क्या हम एसिड और बेस कॉन्जुगेट पेयर का स्ट्रेंथ बता पाएंगे? कौन एसिड है कौन बेस है, क्या तब हम बता पाएंगे? तो मेरा जवाब है नहीं, शायद तब हम नहीं बता पाएंगे। दो सिचुएशन होती है जब भी कभी हम एसिड बेस का कंपेयर करते हैं, तो एसिड बेस के कंपैरिजन में हम लोग किसी एक चीज को जाने, किसी एक आयन को पहचाने, किसी एक मॉलिक्यूल को पहचाने। अगर मॉलिक्यूल को नहीं पहचानते तो फिर सवाल कुछ ऐसा होना चाहिए, कैसे देखिएगा, जैसे ये है, आप सबके सामने एक रिएक्शन लिख दी। रिएक्शन है Ha प्लस B माइनस विच इज इन इक्विलिब्रियम विद A माइनस प्लस Hb। मुझे इस रिएक्शन में बताना है कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, कौन किसका कॉन्जुगेट है। बच्चों मैंने कहा या तो हमें नेचर पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता Ha स्ट्रांग है कि वीक है, मुझे नहीं पता B माइनस क्या है, A माइनस क्या है, Hb क्या है, लेकिन सवाल में बच्चों
हमें के दे रखा है और के की वैल्यू है 10⁻⁻50, मतलब या तो किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो के का डाटा देना चाहिए। बिना इन दोनों के आप वो नहीं कर पाओगे जो मैं करने वाला हूं। मुझे पता चल गया कि के कम है, के कम है तो मैं समझ गया कि इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम है। फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम है मतलब बैकवर्ड आने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब HA से A- बनाने की टेंडेंसी कम है, मतलब HB से B- बनाने टेंडेंसी ज्यादा है, आगे जाने की टेंडेंसी कम है। मुझे पता चल गया ये वीक एसिड है। हेलो, ये वीक एसिड है, मुझे पता चल गया। पीछे आने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मुझे पता चल गया। कोई एक डाटा तो पता होना चाहिए, या तो किसी एक मॉलिक्यूल, कोई भी एक मॉलिक्यूल, कोई भी एक जान जाओ, सब आ जाएगा, राइट। या तो फिर आपको के पता हो। एक बच्चे ने मुझसे कहा, सर ठीक है आपने कहा कि के की वैल्यू छोटी है, मतलब पीछे आना चाहेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग है, वीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या, आगे तो खेल खत्म हो गया ना। कैसे, ये वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस होगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो वीक होगा। कंसेप्ट नंबर 1। एक बच्चे ने मुझसे कहा, ठीक है सर हमें यहाँ के पता था तो पता चल गया, राइट। मजे की बात देखना बेटा, हम लोग जब ब्रॉन्स्टेड थ्योरी पढ़ते हैं, हम लोग जब ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो एसिड और बेस का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है वो Ka Kb के फॉर्म में नहीं करते। मैंने कहा Ha वीक एसिड है, Ha दुनिया का सबसे वीक एसिड नहीं है, यहां मौजूद 4 मॉलिक्यूल्स में कंपैरिजन हुआ है, यहां मौजूद मॉलिक्यूल और आयन में कंपैरिजन हुआ है। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से कोई अपने आप में स्ट्रॉन्ग नहीं है, ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से कोई अपने आप में वीक नहीं है। सरल भाषा में स्ट्रॉन्ग होना, वीक होना कंपैरेटिव होता है, लंबा होना, छोटा होना कंपैरेटिव होता है, किसी की तुलना में होता है। वेट हुआ, लेंथ हुआ, ये सब कंपैरेटिव है। मैं बोलूं ठंड लग रही, कोई बच्चा बोले नहीं हमें तो गर्मी है, सब रिलेटिव है, राइट। तो ये जो मेजरमेंट होता है ये रिलेटिव है। ब्रॉन्स्टेड साहब ने कहा ये जो वीक और स्ट्रॉन्ग है ये रिलेटिव वर्ड है, मतलब मैं आपसे कह रहा था कि ब्रॉन्स्टेड साहब के हिसाब से एसिड क्या है, बेस क्या है। अगर मुझे बताना है कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक है, तो हमें किसी एक का नेचर पता होना चाहिए। अगर नेचर पता नहीं तो रिएक्शन का के पता होना चाहिए। अभी फिलहाल हम मान लेते हैं जो H2S है वो एक वीक एसिड है। H2S वीक एसिड है, सुनना ध्यान से, तो उससे क्या बना H प्लस प्लस HS माइनस, तो ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस। वीक है तो स्ट्रॉन्ग, एसिड है तो बेस। फिर एक बच्चा मुझसे कहता है सर H2S जो है उसकी तो रिएक्शन पानी से हुई होगी तब ना H प्लस आया होगा। ये तो चलो हमने लिख दिया, लिखने के लिए लिख दिया, पर सच में ऐसा तो नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा सर, जब पानी से रिएक्शन होगा तब हम कैसे पता करेंगे कौन एसिड कौन बेस होगा। जरा सुनिएगा, आपको मैं कुछ एग्जांपल से समझा रहा हूं। ऐसे, कुछ ऐसे, अभी हम लौटेंगे वहां पे, है ना, रुकना। अगर सर हमें नहीं पता हो कि हमें किसी का नेचर नहीं पता हो, बेटा अभी लौट रहा हूं मैं इस पे, रुकना, तो हम क्या करें। मैंने कहा जैसे देखो ये HCl है, सुनिएगा ध्यान से, HCl है और H2 है, उससे क्या बना Cl माइनस और H2 पॉजिटिव। इमेजिन करो ये रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन लिखी है, मुझे यहाँ पे बताना है कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक कौन एसिड कौन बेस, ये सब कुछ बताना है। मैंने कहा दो सिचुएशन है, या तो हमें किसी एक एसिड के बारे में पता होना चाहिए या तो हमें के दिया होना चाहिए। इस सवाल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नहीं दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नहीं दिया है, तो मुझे अपने लॉजिक से याद करना होगा कि HCl वाटर में कैसा होता है। HCl वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, आप सभी जानते हैं HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये एसिड है, मतलब H प्लस दे रहा है, एसिड H प्लस दे रहा है, तो सॉल्यूशन में और कौन है जो H प्लस ले रहा है, सर पानी। मतलब अगर ये एसिड है तो पानी क्या है, बेस। ये एसिड है तो पानी क्या है, बेस। मतलब जो वाटर है वो H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है। बच्चों, मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था कि ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एसिड वो होता है जो H प्लस देता है, OH माइनस आयन लेता है। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस वो होता है जो H प्लस लेता है, OH माइनस आयन देता है। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से जो वाटर होता है वो मौका आने पे H प्लस देता है, मौका आने पे H प्लस देता है। ब्रॉन्स्टेड साहब ने वाटर को एम्फोट्रिक डिफाइन किया, उसे हम एम्फोटिक भी कहते हैं और एम्फिप्रोटिक भी कहते हैं। मतलब अगर एसिड है तो वाटर बेस बन जाएगा,
अगर बेस है तो वाटर एसिड बन जाएगा, मतलब अगर एसिड H प्लस देगा तो वाटर H प्लस लेगा, अगर बेस H प्लस लेना चाहेगा तो वाटर H प्लस देगा। वाटर जरूरत पड़ने पर कभी H प्लस दे सकता है, कभी H प्लस दे सकता है, अरेनियस के हिसाब से नहीं, ब्रॉन्सेट के हिसाब से वाटर एम्फोटेरिक है। अरेनियस ने तो इसे न्यूट्रल बताया था, लेकिन ब्रॉन्सेट ने क्या कहा, एम्फोटेरिक है। तो वो जो रिएक्शन थी जिसमें हम एसिड बेस लिख रहे थे, तो HCl है, HCl H प्लस देगा तो वाटर H प्लस लेगा। ये एसिड है तो ये बेस है, ये स्ट्रांग है तो ये भी स्ट्रांग है। ब्रॉन्स्टेड साहब ने कहा जो वाटर होता है हमेशा बगल वाले के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा, मतलब अगर ये स्ट्रांग है, इसकी टेंडेंसी H प्लस देने की ज्यादा है, तो वाटर की टेंडेंसी H प्लस देने की ज्यादा है। अगर ये वीक होता तो वाटर वीक होता, अगर ये स्ट्रांग है तो वो स्ट्रांग है, अगर ये एसिड है तो वो बेस है, अगर ये बेस है तो वो एसिड है। मतलब HCl स्ट्रांग एसिड है, हमें पता है। सर हमें पता नहीं होता तब हम क्या करते, बेटा हमें पता नहीं होता तब हम के डाटा से करते। अब सवाल में के नहीं दिया, हमें पता होना चाहिए, ठीक है साहब पता है, मतलब हमें पता है HCl स्ट्रांग एसिड है तो पक्का वाटर बेस होगा, अगर ये स्ट्रांग है तो वो भी स्ट्रांग होगा। अब आ जाओ कॉन्जुगेट में, HCl का कॉन्जुगेट Cl माइनस है, ये एसिड है तो ये बेस है, ये स्ट्रांग है तो ये वीक है, इसका कॉन्जुगेट H पॉजिटिव होगा, इसने H प्लस दिया तो इसने H प्लस लिया ना यार, H प्लस लिया तो H पॉजिटिव बना, ये बेस है तो एसिड होगा, ये स्ट्रांग है तो ये वीक होगा। वहीं पे देखते हैं दूसरा एग्जांपल, CH3COH प्लस वाटर से बना CH3CO माइनस प्लस H2 पॉजिटिव। कोई एक पता होना चाहिए, आप सभी जानते हैं जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है, ये वीक है, एसिड है तो पानी बेस है, ये वीक है तो वीक है, स्ट्रांग के साथ पानी स्ट्रांग होगा, वीक के साथ पानी वीक होगा। अरे ये पानी है भैया, जिस रंग में रंगो उस रंग में रंग जाता है, ये पानी है, जिस बर्तन में रखो उस बर्तन में ढल जाता है, जो चीज उसके अंदर रखो उस रंग में रंग जाता है, स्ट्रांग के साथ स्ट्रांग बन जाता है, वीक के साथ वीक बन जाता है, ये पानी है, ऐसा ब्रॉन्स्टेड साहब ने कहा। बोले ठीक है, मतलब ये वीक है तो ये वीक है, इसको ऐसे फील करो, ये H प्लस देना नहीं चाह रहा तो पानी लेके भी कैसे उसे मिलेगा, पानी चाहिए, हाँ मुझे H प्लस मिल जाए चलेगा, मेरे पास लोन पेयर है आके जुड़ जाए, पर एसिटिक एसिड नाम ही नहीं ले रहा है H प्लस देने का, मतलब वीक एसिड है, तो इसकी टेंडेंसी भी एक्सेप्ट करने की कम है। अब आते हैं उसके कॉन्जुगेट में, ये एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस होगा, ये वीक है तो कॉन्जुगेट स्ट्रांग होगा, ये बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड होगा, ये वीक है तो कॉन्जुगेट स्ट्रांग होगा। मतलब अगला एग्जांपल देखना, NH3, NH3 प्लस वाटर, अपने को पता होना चाहिए NH3 H प्लस देगा कि H प्लस लेगा, NH3 H प्लस देगा मतलब NH2 माइनस प्लस H प्लस बनेगा। भैया आप कभी जानते हैं इनऑर्गेनिक से NH3 के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो H प्लस लेना चाहेगा कि H प्लस देना चाहेगा, सर NH3 की H प्लस लेने टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब NH3 H प्लस एक्सेप्ट करेगा। जब NH3 H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ब्रॉन्सेट के हिसाब से वो एसिड है कि बेस, सर बेस है, ये बात तो पता चल गई बेस है। अब वीक है कि स्ट्रांग है, अमोनिया एक वीक बेस है, जैसे आपको पता है एसिटिक एसिड वीक एसिड है, वैसे आपको पता होना चाहिए अमोनिया एक वीक बेस है। बस खेल खत्म, कोई एक पता हो, नहीं पता हो तो रिएक्शन का के देना चाहिए, राइट। मुझे पता चल गया वीक बेस है तो ये वीक है तो पानी भी वीक होगा, जैसा सामने वाला खिलाड़ी होगा पानी उसी के सामने होगा, उसी के जैसा होगा। ये वीक है तो वीक है, बेस है तो एसिड है, एसिड है तो बेस है, क्लियर। तो वीक बेस वीक एसिड। अब इसका कॉन्जुगेट आ जाओ, ये वीक है तो स्ट्रांग होगा, बेस है तो एसिड होगा, वीक है तो स्ट्रांग होगा, एसिड है तो बेस होगा। हेलो, उसी की तरह देखते हैं अपन अगला एग्जांपल, HCl प्लस एसिटिक एसिड बच्चों। अब ये लिखा है HCl प्लस एसिटिक एसिड, अब एसिड ये भी है, एसिड ये भी है, सुनना, अब वाटर नहीं है, अब दोनों एसिड है, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड की जो थ्योरी है वो सभी सॉल्वेंट में डिफाइन है, तो हमें एसिटिक एसिड में भी डिफाइन करना होगा। लेकिन HCl पानी में जल्दी जल्दी H प्लस देता है, एसिटिक एसिड में उसकी H प्लस देने टेंडेंसी ज्यादा नहीं होगी। यह सरल भाषा में कभी सुना है एसिड को एसिड से रिएक्शन करते हुए? नहीं, मतलब HCl जितनी फुर्ती से H प्लस पानी में देता था उतनी फुर्ती से H प्लस एसिटिक एसिड में नहीं देगा, लेकिन H प्लस तो रिलीज करेगा, ये उसका गुण है, ये H प्लस रिलीज करेगा, अगर एसिटिक एसिड के अंदर ऑप्शन है तो एक्सेप्ट करेगा, तो इसने एक्सेप्ट किया ऐसा बना, इसने दिया तो ऐसा बना। हम सब जानते हैं अगर पानी होता तो बड़ी फुर्ती से H प्लस देता, पर पानी नहीं एसिटिक एसिड है तो बहुत धीरे देगा, मतलब ये यहाँ पे वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, वीक एसिड, मतलब ये हो गया एसिड, हो गया वीक, ये वीक है तो बगल वाला भी क्या होगा, वीक, ये एसिड है तो क्या होगा, बेस, जैसा होगा बगल वाला भी वैसा होगा।
इसका कॉन्जुगेट कौन है, Cl माइनस। ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग, एसिड है तो बेस, वीक है तो स्ट्रॉन्ग, बेस है तो एसिड। हेलो, कितना आसान है। उसी के प्रकार से अगला देखते हैं, HCl प्लस NH3। अब HCl क्या है, एसिड, NH3 क्या है, बेस। हमने HCl को अमोनिया सॉल्वेंट में मिलाया। अब अमोनिया क्या है, H प्लस चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। और HCl को H प्लस देना आता है कि नहीं आता, आता है। तो HCl जल्दी जल्दी H प्लस देगा, देगा। HCl H प्लस देगा जल्दी जल्दी, अमोनिया H प्लस लेगा जल्दी जल्दी। कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग है तो बगल वाला भी स्ट्रॉन्ग होगा, ये एसिड है तो ये बेस होगा, एसिड बेस की रिएक्शन होगी। क्लियर। तो उन्होंने कहा जब रिएक्शन होगी तो ये बनेगा अपने कॉन्जुगेट में, कॉन्जुगेट में ये स्ट्रॉन्ग है तो वीक है, एसिड है तो बेस है, स्ट्रॉन्ग है तो वीक है, बेस है तो एसिड है। सिंपल। मतलब अगला एग्जांपल देखते हैं जो आखिरी है, एसिटिक एसिड अगर पानी में होता तो वीक होता, पर वही एसिटिक एसिड जब बेस में है, ये H प्लस देना चाहेगा, वो H प्लस लेना चाहेगा। ये हो गया। अब अमोनिया सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा, तो अमोनिया भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। कोई एक पता हो, बाकी सब पता चल जाता है। हमें पता चल गया कि एसिटिक एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग तो होगा, ये एसिड है तो बेस होगा। अब उसके कॉन्जुगेट में आ जाओ, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होगा, एसिड है तो बेस होगा, स्ट्रॉन्ग का वीक होगा, बेस है तो एसिड होगा। कोई एक पता होना चाहिए। ब्रॉन्स्टेड साहब ने कहा देखो, हिमांशु रुक जाओ बेटा, याद क्यों करना पड़ेगा यार, सुनो ध्यान से, सुनते नहीं हो आप लोग। एक बच्चा मुझसे कह रहा, अनुराग सिंह सर क्वेश्चन में कोई एक गिवन होगा, नहीं दिया होगा सर, फिर हम पता कैसे करेंगे। अरे अभी बहुत केमिस्ट्री पढ़नी है, याद करो, जीओसी पढ़ा करते थे। H प्लस कौन रिलीज करेगा, कहां से जाएगा, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, सारे लॉजिक पढ़ते हो आप यार। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाने कितने एसिड बेस जानते हो, तो आप इतनी केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपको वो पता होना चाहिए। कोई एक पता होना चाहिए, नहीं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होना चाहिए, राइट। तो जैसे ये मैं आपसे बात कर रहा था, ऐसा हुआ। फिर से लौटते हैं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। ब्रॉन्स्टेड साहब ने कहा एसिड वो होता है जो H प्लस देता है या OH माइनस एक्सेप्ट करता है, बेस वो होता है जो OH माइनस आयन देता है या H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है। एसिड बेस का उन्होंने जो कंसेप्ट बताया, उसका जो सबसे बेहतरीन कंसेप्ट था वो था कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट पता करने का उन्होंने तरीका बताया, रिएक्शन कैसे होती है उन्होंने ये भी बताया। लोगों ने उनसे पूछा आपकी नजर में पानी क्या है, बोले पानी तो एम्फोटेरिक है, जरूरत पड़ने पे देता है, जरूरत पड़ने पे लेता है। H प्लस कभी देता है, H प्लस कभी लेता है। बगल में एसिड है तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, बगल में बेस है तो H प्लस डोनेट करेगा। स्ट्रॉन्ग है तो फुर्ती से देगा, वीक है तो धीरे धीरे देगा। मतलब जैसा बगल वाला है, पानी उसी के रंग में ढल जाएगा। तो लोगों ने उससे पूछा यार आपकी थ्योरी में तो सारा किस्सा H प्लस का है, बोले हाँ। बोले आपकी नजर में न्यूट्रलाइजेशन क्या है, उन्होंने कहा मेरी नजर में, ब्रॉन्स्टेड ने कहा मेरी नजर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है एसिड बेस रिएक्शन, और जब एसिड बेस रिएक्शन होती है तो उसका कॉन्जुगेट आयन बनता है। एसिड बेस की रिएक्शन से कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का बनना, ये न्यूट्रलाइजेशन है। आर्रेनियस साहब की नजर में पानी का बनना, ये न्यूट्रलाइजेशन। दोनों के न्यूट्रलाइजेशन के कंसेप्ट अलग है। आर्रेनियस साहब कहते हैं पानी बनना चाहिए, लेकिन ये साहब कहते हैं नहीं, कॉन्जुगेट बनना चाहिए। अगर कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस आया है तो दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, भले पानी बना, पानी नहीं बना है। क्लियर। अब हमने जो एक कंसेप्ट सीखा, तो मैंने कहा अपने को पता करना होगा कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो मैंने आपको बातों बातों में सिखाया कैसे पता करते हैं। जैसे आप सबके सामने ये सवाल गिवन है बेटा, इस सवाल में आपको रिएक्शन दे रखी है, इसका के दे रखा है, आपसे पूछा है बताओ इनमें कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। मैंने कहा हमें कम से कम कोई एक तो पता होना चाहिए। हमें नहीं पता HAHB के बारे में, लेकिन हमने के का डाटा देखा, के का डाटा 10⁻⁻15 था, मतलब बहुत छोटा था। हमने तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ किया कि इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने टेंडेंसी कम है, मतलब बैकवर्ड आने टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब पीछे आना चाहेगा, मतलब पीछे वाला जल्दी जल्दी H प्लस रिलीज करेगा, आगे वाला कम कम H प्लस रिलीज करेगा। हेलो, जैसे ही हमने ये लिख लिया, खेल खत्म हो गया। कैसे, सुनिएगा। अपन ने इसको ऐसे लिखा, ये तो पता चल गया कि फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम है, बैकवर्ड आने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब जो HA है वीक एसिड है। अब हम लगाते हैं ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट, सुनना। तो ब्रॉन्स्टेड साहब ने क्या कहा, कोई एक पता कर लो। हमने पता कर लिया, सर पीछे आना चाहेगा, आगे कम जाना चाहेगा, मतलब वीक एसिड है। ये वीक एसिड है तो बेस है, ये वीक है, ये वीक है, ये उसका कॉन्जुगेट है, एसिड कॉन्जुगेट बेस होगा, वीक है तो स्ट्रॉन्ग होगा, बेस कॉन्जुगेट एसिड होगा, वीक है तो स्ट्रॉन्ग होगा। चलो देखते हैं। HA इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, HA इज ए वीक एसिड, भूल जाओ।
बी माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस भूल जाओ, ए माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस सही है, एच बी इज स्ट्रॉन्ग बेस भूल जाओ, आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? तो अब ये खेल होगा, या तो पता होगा या तो पता नहीं होगा। क्या पहला मॉलिक्यूल क्या है ना? नहीं पता होगा तो सवाल में के दिया होना चाहिए। अगर सवाल में के नहीं दिया होगा तो फिर आपको कोई एक मॉलिक्यूल के बारे में जानना होगा। मैं सवालों से और समझाता हूं, आओ कुछ एक सवाल करते हैं बच्चों। आप सबके सामने स्क्रीन पे पहला सवाल, एक बार मैं और बता देता हूं, सुनना। अपने सामने लिखा हुआ है, एक बार और बता रहा हूं, HBr प्लस H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद Br माइनस प्लस H3O पॉजिटिव। अब पूछा है इनमें से कौन वीक बेस है। हमने चारों मॉलिक्यूल देखा, भैया पता कौन है अपने को? यार अपने को HBr के बारे में पता है बच्चों। आप सभी जानते हैं जो HX होता है, मतलब HF, HCl, HBr, HI, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर में। आपस में कोई कम ज्यादा हो सकता है, पर पानी में तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है ना यार। मतलब हमें पता चल गया कि जो HBr है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कोई एक पता होना चाहिए। हमें पता चल गया ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। मेरे साथ सुन लो एक आखिरी बात, अगले सवाल जवाब आपको देना है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एसिड है तो पानी बेस है, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। चलो कॉन्जुगेट में आते हैं। एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा। बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो वीक होगा। चलो देखते हैं क्या पूछा, वीक बेस। वीक बेस कहां लिखा सर? ये है Br माइनस। सर Br माइनस इज द। मुझे उम्मीद है अब हर बच्चा समझ गया होगा। हेलो, मुझे उम्मीद है अब हर बच्चा समझ गया होगा। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। एक मिनट। HCl प्लस CH3COH, तसल्ली से रिएक्शन लिखो। ये भी एसिड है, बगल वाला भी एसिड है, पर भाई ने रिएक्शन कराया है तो अपने को भी मानना पड़ेगा होगा। अब कैसे होगा, लॉजिक लगाओ। HCl का मन तो है H प्लस देने का, पर एसिटिक एसिड लेना नहीं चाहता है, मतलब उसके प्रेजेंस में वीक एसिड हो जाएगा। ये हो जाएगा वीक एसिड, ये हो जाएगा बेस। बेस कैसा होगा? वीक। वीक के साथ वीक होगा, स्ट्रॉन्ग के साथ स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड का कॉन्जुगेट बेस, वीक है तो स्ट्रॉन्ग। बेस का कॉन्जुगेट एसिड, वीक है तो स्ट्रॉन्ग। हमसे क्या पूछा है? विच इज अ वीक बेस। देखो कौन है वीक बेस, देखो कौन है वीक बेस, देखो कौन है वीक बेस। सवाल हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस। अरे यार ऑप्शन नंबर 2 और 4 सेम लिखा हुआ है ना? ऑप्शन नंबर 2 और 4 सेम लिखा हुआ है, जैसे थोड़ा बदल लेते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। H2 पॉजिटिव। बताओ कौन है वीक बेस, कौन है वीक बेस? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्या बात है। आप सबके सामने अगला सवाल, इसका जवाब आप दे रहे हैं। कोई एक मॉलिक्यूल पता होना चाहिए। कोई एक पता होगा तो सब अपने आप पता चल जाते हैं। कोई एक पता होना चाहिए। चलो समय समाप्त मैं कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक बार सब लोग सुन लो, सारे डाउट क्लियर जाएंगे। जिनसे नहीं बना एक बार सुन लो लास्ट टाइम, सब लोग सुन लो। बच्चे ने रिएक्शन को देखा, F माइनस प्लस NH4 पॉजिटिव इज इन इक्विलिब्रियम विद HF प्लस NH3। बोला भैया Fm माइनस नहीं पता, NH4 प्लस नहीं पता। उसने बोला HF तो पता है। सर ने कहा था HF, HCl, HBr, HI सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो बच्चे ने रिएक्शन को घुमा के लिख लिया। कोई नियम है क्या? जैसा दे वैसा ही लिखे। अपन ने अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐसा लिख लिया, HF प्लस NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विद F माइनस प्लस NH4 पॉजिटिव। अब अपना खेल हम खेलते हैं। मुझे पता है HF स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर HF स्ट्रॉन्ग एसिड तो पानी में होता है बेटा। बगल में कोई बेस है, NH3 पे लोन पेयर है, तो ये H प्लस लेना चाहेगा ही लेना चाहेगा? हाँ, ये H प्लस लेगा तो जल्दी जल्दी ये देगा। तो कैसे बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह HF बिहेव किया तो पक्की बात है ये बेस होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये भी स्ट्रॉन्ग होगा। ये एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा। बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग है तो वीक होगा। एक मॉलिक्यूल पता करना होता है, हमने बस HF ही तो पता किया पहले। HF पता किया, बाकी सब खेल खत्म हो गया।
अब देखो आपसे क्या पूछा है, इज अ वीक बेस, हम तो सब बता देंगे, वीक बेस पूछा है, पहचानो कौन है, F माइनस। सर F माइनस इज द वीक बेस, F माइनस इज द वीक बेस। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट रिलेटिव एसिड बेस स्ट्रेंथ की बात करता है। उसके हिसाब से कोई एसिड कंप्लीटली स्ट्रांग नहीं है, कोई एसिड कंप्लीटली वीक नहीं है, वो तो रिलेटिव बातें होती हैं, बगल वाले के हिसाब से कभी वो स्ट्रांग तो कभी वीक हो जाता है। क्लियर? तो यही आपको मैंने समझाया सवाल कैसे करना होता है। एक आखिरी सवाल का आंसर आप सभी देंगे, सवाल खत्म है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया है। यार सौरभ, थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक याद करना होगा। एक बच्चा मुझसे पूछा था NH3 का लोन पेयर। हाँ यार, तो लोन पेयर है तो इतना तो पता होना चाहिए ना, तो मतलब थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। वही मैंने कहा, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो फिर ये और अच्छे से आपको समझ में आता है। इसमें उसके कंसेप्ट लगते हैं, मतलब GOC1 और इनऑर्गेनिक याद हो, बहुत सारे एसिड बेस के लॉजिक, तो ये फटाफट बनता है, तो आप बता दोगे। ठीक है, क्लियर? क्या लिख रहा है बच्चा? सर ये कैसे पता करेंगे कि के कम है? ये पता नहीं कर सकते बेटा, वो लॉजिक से लगाना पड़ेगा। सर हमको दोनों रिएक्टेंट का पता हो तो, अरे तब तो सोने पे सुहागा है सुजीत, आपको सब पता हो तो दिक्कत ही क्या है। बट कोई एक पता करो, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा होगा। मतलब आप जिसे एसिड स्ट्रांग जानते हो, सुनो सुजीत, जिसे आप स्ट्रांग जानते हो वो वीक के साथ वीक होगा, जिसे आप वीक जानते हो वो वीक के साथ वीक ही होगा। मतलब हो सकता है, वही तो मैंने आपको समझाया ना यार। एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, देखिए वाला एग्जांपल, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है पानी में, पर जैसे ही बेस मिला स्ट्रॉन्ग की तरह हो गया। एसिटिक एसिड ब्रॉन्स्टेड में हमेशा वीक नहीं है। आप लोगों के मन में बैठा है एसिटिक एसिड वीक एसिड, क्योंकि हम लोग अभी तक जो पढ़ते थे इक्विलिब्रियम, उसमें एसिटिक एसिड जैसा पानी में होता था और पानी में वीक है, पर अमोनिया मिला दिया तो स्ट्रॉन्ग है। यही तो समझाना चाह रहा है ब्रॉन्स्टेड कि भैया सब कुछ रिलेटिव है, कोई अपने आप में वीक नहीं, कोई अपने आप में स्ट्रॉन्ग नहीं, सब कुछ रिलेटिव है। 600 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता, 600 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता, ये तो रिलेटिव है। जब 720 वाला टॉपर है तो कट ऑफ भी तो हाई जाएगा ना यार, मेरी बात को समझना। अगर मान लो कट ऑफ, अगर मान लो हाईएस्ट नंबर ही 500 है, मान लो आपके एग्जाम में हाईएस्ट नंबर 500 है, तो कट ऑफ तो नीचे जाएगा ना, सब कुछ रिलेटिव है यार। रूल ये नहीं 600 नंबर वाले का सिलेक्शन होगा, रूल ये है अगर 720 लेके आएगा तो फिर कट ऑफ तो 600 तक जाएगा। अब हाईएस्ट ही आया 500, तो सोचो ना कट ऑफ कहां जाएगा, सब कुछ रिलेटिव है, राइट? ओके, तो ये अपने सामने थे एसिड बेस के कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट था अरेनियस का, दूसरा कंसेप्ट था ब्रॉन्स्टेड का, उसी के साथ हमारे सिलेबस में तीसरा कंसेप्ट है। केवल तीन नहीं, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तीसरा कंसेप्ट लुईस कंसेप्ट, जिसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हो। लुईस साहब ने कहा एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, राइट? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। इन द सेम वे जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। इनके बारे में डिटेल में आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच क्या होता है, खूब आता है केमिकल बॉन्डिंग में, है ना? कौन लुईस एसिड है, कौन लुईस बेस है, एंड सो ऑन। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम इतने तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि आखिर एसिड बेस कौन है, फिर भी आज हमारे पास एक यूनिक डेफिनेशन नहीं है। अभी जो कंसेप्ट चल रहा है एसिड बेस का वो कुछ और चल रहा है। हम लोग सबसे ज्यादा सवाल करते हैं अरेनियस से और कुछ एक सवाल ब्रॉन्स्टेड से, राइट? अब हुआ क्या बच्चों, ये जो था कंसेप्चुअल पार्ट था, यहाँ पे कुछ थ्योरी वाले टर्म्स। मैं अगले 5 से 7 मिनट तक कुछ टर्म्स आपको बताऊंगा जो टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। इस बार हमारे एग्जाम में पेपर क्रोमेटोग्राफी से एक सवाल आ गया, आप सभी जानते हैं। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरी दुनिया भर की बातें पढ़ी, और सवाल कुछ ऐसे हिस्से से आ गया जो आपने नहीं पढ़ा, तो आपका पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर हो गया। मेरा कहने का मतलब यह है, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ें तो उसकी एक एक बारीकी, एक एक पॉइंट को पढ़ें। जितना आपको हमने यहाँ पे कराया वो ऑलरेडी मोर देन एनफ है, उसमें से कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। मतलब जब मैं कुछ थ्योरी की बातें करता हूं ना, तो बच्चा ऐसे सोचता है कुछ, अरे तो कर लीजिए, दिस इज द रॉन्ग एटीट्यूड। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। क्या पता यही से सवाल आ गया। तो आइए कुछ हम टर्म्स देखते हैं, कुछ थ्योरी के टर्म्स देखते हैं। अगला जो टर्म्स आपको बता रहा हूं मैं, कुछ सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो प्रोटोजेनिक होते हैं, प्रोटॉन जनरेट करने वाला। प्रोटोजेनिक का मतलब हो गया प्रोटॉन जनरेट करने वाला। जो प्रोटॉन जनरेट करता है वो प्रोटोजेनिक है। तो जिसके अंदर H प्लस डोनेशन की कैपेसिटी है वो प्रोटोजेनिक है। उसी प्रकार से एक होता है प्रोटोफिलिक। बच्चों आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, याद तो होगा ना? फाइल, फाइल का मतलब है लविंग, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने क्या बोला है, प्रोटोफिलिक। तो फाइल वर्ड का मतलब होता है लविंग, है ना? फाइल, जिसे प्रोटॉन चाहिए। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है
उन सॉल्वेंट को हम लोग बोलते हैं प्रोटोफिलिक। अमोनिया इज अ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, RNH2 इज अ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। आप देख सकते हैं इन सब के पास लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, राइट? ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, दे ऑल आर प्रोटोफिलिक। इन द सेम वे देयर इज वन टर्म कॉल्ड एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक भी बोलते हैं, एम्फोटरिक भी बोलते हैं, दोनों ही शब्द का प्रयोग होता है। ये ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिनकी टेंडेंसी प्रोटॉन देने की भी होती है और प्रोटॉन लेने की भी होती है। समय आने पर ये H प्लस को डोनेट कर सकते हैं, तो समय आने पर H प्लस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। H2O OH माइनस आयन भी बन सकता है, H2O H2O पॉजिटिव भी बन सकता है, HS माइनस सल्फाइड आयन भी बन सकता है, HS माइनस H2S भी बन सकता है। दे कैन ईदर डोनेट प्रोटॉन और एक्सेप्ट प्रोटॉन, उन्हें हम लोग बोलते हैं एम्फीप्रोटिक और एम्फोटरिक। इन द सेम वे देयर इज मोर वन वर्ड कॉल्ड एप्रोटिक। एप्रोटिक का मतलब है जो प्रोटॉन को रिलीज नहीं करे, जिसके पास प्रोटॉन होता ही नहीं रिलीज करने का, ऐसे सॉल्वेंट को हम लोग बोलते हैं एप्रोटिक, राइट? एप्रोटिक जो प्रोटॉन रिलीज नहीं करता, मतलब नीदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट द प्रोटॉन, जिनके पास प्रोटॉन नहीं होता, Br F3, दिस इज अ लुईस एसिड, ओके? NO2 COCl2, इनके पास प्रोटॉन नहीं है, ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते, इन्हें हम लोग कहते हैं एप्रोटिक। ये सारे टर्म्स हैं जिनका मतलब पता होना चाहिए। कई बार 4 ऑप्शन लिखा होता है, पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोफिलिक। बच्चे सवाल इसलिए नहीं बनता क्योंकि प्रोटोफिलिक का मतलब नहीं समझता। तो समझना है प्रोटोफिलिक का मतलब क्या है, प्रोटोजेनिक का मतलब क्या है, एंड सो ऑन। उसी के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, दैट इज एम्फोलाइट सॉल्वेंट। एम्फोलाइट सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिनके एक ही मॉलिक्यूल में, हेलो, एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन डोनर भी होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होता है, राइट? ग्लिसिन, ग्लिसाइन। इसमें क्या हो रहा है, ये जो H प्लस है ये यहां से डोनेट करेगा और आके यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, मतलब NH3 पॉजिटिव CO माइनस बन गया ज्वेटर आयन। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर H प्लस डोनेट भी हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर H प्लस एक्सेप्ट भी हो रहा। जो एम्फोट्रिक होते हैं वो एक समय पर या तो देते हैं या तो लेते हैं, लेकिन जो ये सॉल्वेंट होते हैं जिन्हें हम लोग एम्फोलाइट कह रहे हैं, ये डोनेट भी कर रहा और वही मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर रहा। डोनेट कोई दूसरा नहीं कर रहा, वही कर रहा, एक्सेप्ट कोई दूसरा नहीं कर रहा, वही कर रहा, राइट? तो इसे हम लोग कहते हैं एम्फोलाइट। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो H प्लस है यहाँ से डोनेट होगा और फिर जाके इस लोन पेयर पे एक्सेप्ट होगा, मतलब यहीं पे H प्लस डोनर भी है, यहीं पे H प्लस एक्सेप्टर भी है। इस प्रकार के सॉल्वेंट को हम लोग कहते हैं एम्फोलाइट। एम्फोलाइट एम्फोट्रिक में अंतर है, एम्फोट्रिक एक समय पे डोनेट करता है या तो एक समय पे रिलीज करता है, लेकिन एम्फोलाइट में दोनों ही पैरेलल चलता है। इसीलिए कहा गया है जो एम्फोलाइट होते हैं वो एम्फोट्रिक तो होते हैं क्योंकि डोनेट भी कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जो एम्फोट्रिक होता है वो एम्फोलाइट नहीं होता, क्योंकि एम्फोट्रिक एक समय पे या तो डोनेट करता है या तो एक्सेप्ट करता है। क्लियर? उसी प्रकार से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है, आप याद कर पाओ तो ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट। क्या लिखा है? किसी भी एम्फोलाइट का जो पीएच होता है उसका फॉर्मूला है pKa1 प्लस pKa2/2। आपको सीधे डाटा दिया होगा, हो जाएगा। कहने का मतलब ये था, ये कुछ थ्योरी के वर्ड्स हैं, आपको याद होने चाहिए। इसी सीरीज में एक टर्म हमारे सामने आता है आइसोहाइड्रिक। आइसो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है? सेम। और हाइड्रिक का मतलब आप सभी जानते हैं H प्लस। मतलब दो ऐसे सॉल्यूशन अगर आइसोहाइड्रिक है, कैसे है? आइसोहाइड्रिक मींस concentration of H plus in the first solution is equal to concentration of H plus in the second solution। अगर दो सॉल्यूशन का H plus का कंसंट्रेशन सेम होगा तो उसे हम लोग कहते हैं आइसोहाइड्रिक। स्वाभाविक सी बात है, अगर H plus का कंसंट्रेशन सेम होगा तो pH भी सेम होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन होगा तो आप दोनों की कंसंट्रेशन से ही कंपेयर कर सकते हो। अगर दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है तो आप कहोगे दोनों आइसोहाइड्रिक है। अगर दोनों सॉल्यूशन कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो आइसोहाइड्रिक नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर वीक एसिड वीक बेस है तब क्या करें? तो मैं आपको वीक एसिड के लिए बता देता हूं कैसे पहचाने कौन आइसोहाइड्रिक है कौन आइसोहाइड्रिक नहीं है। आइसोहाइड्रिक सेम H प्लस। सपोज करो बच्चों, हमारे पास ये दो सॉल्यूशन है और जो पहला वाला सॉल्यूशन है उसमें एक वीक एसिड Ha1 है, जो ये दूसरा वाला सॉल्यूशन है इसमें एक वीक एसिड Ha2 है, राइट? मुझे दोनों की H प्लस को इक्वल करना है। आप सभी जानते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। किसे जानते हैं? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है किसी वीक एसिड या वीक बेस के लिए, वीक एसिड है तो H प्लस, वीक बेस है तो OH माइनस आयन, जो H प्लस होता है वो C अल्फा होता है और यही अंडर रूट ऑफ K होता है।
अगर दोनों आइसोहाइड्रिक हैं, मतलब फॉर आइसोहाइड्रिक, राइट, अगर दोनों आइसोहाइड्रिक हैं या आइसोहाइड्रिक की जो कंडीशन होती है क्या होगी, दोनों के H प्लस इक्वल हो, मतलब दोनों का सी अल्फा इक्वल हो, मतलब मान लो एक ही कंसंट्रेशन C1 है, अल्फा 1 है, C2 अल्फा 2 है, इक्वेट कर देना। अगर दोनों आइसोहाइड्रिक हैं या होने चाहिए तो आप ये भी तो कह सकते हो अंडर रूट ऑफ Ka1C1 बराबर अंडर रूट ऑफ Ka2C2, राइट। अगर कभी वीक एसिड के आइसोहाइड्रिक होने का सवाल आए तो Ka1C1 Ka2C2 को इक्वेट करना। क्लियर, मतलब इसे आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, Ka1C1 इज इक्वल टू Ka2C2। अगेन कंसंट्रेशन को रखोगे, K1 रखोगे, इक्वेट हो जाएगा। क्लियर, बस आपको याद रखना है आइसोहाइड्रिक वर्ड का मतलब क्या है। आइसोहाइड्रिक सेम H प्लस, ये कुछ टर्म्स थे जो आपको याद होने चाहिए, सारे थ्योरी की बातें हैं, पता होना चाहिए बच्चों। इसी के साथ हम चैप्टर के एक आखिरी हिस्से में बढ़ रहे हैं। मैंने अभी तक जितना कुछ आपको बताया वो सारा का सारा मोनो एसिड, मोनो बेसिक एसिड, मोनो एसिडिक बेस हुआ करता था, लेकिन आज मैं आपसे पॉली बेसिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस की बात करता हूँ। कोई एक केस आपको लेके समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे सामने एक एसिड है H3A। आप सबका मुझे ध्यान चाहिए अगले 7 मिनट तक। ये जो H3 है बच्चों, ये एक एसिड है। एसिड है कहना बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं ये एक वीक एसिड है। क्लियर, वीक एसिड है और इसके अंदर एक से ज्यादा H प्लस डोनेट करने की कैपेसिटी है, तो हम लोग इस एसिड को कहेंगे पॉली बेसिक एसिड। सर एसिड है तो बेसिक क्यों बोलते हैं? आर्रेनियस के हिसाब से जो एसिड होता है वो OH माइनस आयन से रिएक्शन करता है, इसीलिए इसे हम पॉली बेसिक बोल रहे हैं। क्लियर, तो वीक एसिड है तो पॉली बेसिक एसिड, बेस है तो पॉली एसिडिक बेस। ये जो H3A है ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड है, बच्चा मुझसे कहता है सर स्ट्रांग होता तब। बेटा स्ट्रांग होता तो पूरा का पूरा डिसोसिएशन होता, लेकिन ये स्ट्रांग नहीं है, ये वीक है। तो देखते हैं इसका डिसोसिएशन कैसे होगा। देखिए हमारे सामने H3A है, सबसे पहले इससे एक H प्लस आयन टूटेगा और साथ में H2A माइनस आएगा। बोलो हाँ या ना। ये हो गया मान लो रिएक्शन नंबर 1 और इस रिएक्शन का K दे रखा है Ka1। इन द सेम वे कुछ देर के बाद ये जो दूसरा हमारे पास आया H2A माइनस, इससे एक H प्लस निकलेगा तो क्या बनेगा H प्लस प्लस Ha2 माइनस। ये जो दूसरी रिएक्शन है मान लेते हैं इसका K है K2। इन द सेम वे एक तीसरी रिएक्शन हम लिखते हैं जिसमें तीसरा हाइड्रोजन निकल रहा। सर इसके टोटल कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 3। सर क्या कोई जरूरी है 3 निकले? कोई जरूरी नहीं। आज 3 रिमूव हो रहा तो 3 लिख रहे हैं, कल को 2 होगा तो केवल 2 लिखेंगे। Ha2 माइनस में से फिर से एक H प्लस निकला बच्चों, तो क्या बन जाएगा A3 माइनस। मान लेते हैं तीसरी रिएक्शन है Ka3। बच्चों अगर हम तीनों रिएक्शन को जोड़ देते हैं, राइट, हमें जो नेट रिएक्शन मिलती है वो क्या मिलती है, H3A इज इन इक्विलिब्रियम विद 3H प्लस प्लस A3 माइनस। ऐसा लग रहा है ये जो पॉलीबेसिक एसिड था, ये जो हमने रिएक्शन लिखी है, ये उसके कंप्लीट आयोनाइजेशन की रिएक्शन है, राइट। ये उसके कंप्लीट आयोनाइजेशन की रिएक्शन है। अगर कभी कंप्लीट आयोनाइजेशन की रिएक्शन का हमें के निकालना है, क्या निकालना है? के। बच्चों ये पहली रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है, ये तीसरी रिएक्शन है, ये चौथी रिएक्शन है। आप सबको याद हो फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांसेप्ट, जब कभी हमें अलग अलग रिएक्शन का के गिवन होता है और किसी रिएक्शन का के पूछा होता है और अगर रिएक्शन को ऐड करने से वो चौथी रिएक्शन मिल रही है, तो मैं कहूंगा फोर्थ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब K फॉर द नेट एसिड इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। बच्चों इस प्रकार से हम इस पॉलीबेसिक एसिड का नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, नेट Ka लिख सकते हैं, नेट आयनाइजेशन कांस्टेंट लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, जैसा मैंने आपसे कहा ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड है मतलब जो K है वो ऑलरेडी बहुत छोटा है, Ka ऑलरेडी छोटा है, Ka1 छोटा है। समझना, वीक एसिड है मतलब इसने बड़ी मुश्किल से पहला H प्लस निकाला होगा, बड़ी मुश्किल से पहला H प्लस निकाला होगा और बन गया एनायन। एनायन बनते ही उसकी चाहत पॉजिटिव चार्ज के लिए बढ़ गई, वो प्लस को लेना चाहेगा ना कि और देना चाहेगा। मतलब बड़ी मुश्किल से पहला हाइड्रोजन निकला था, क्योंकि वो वीक एसिड है तो बड़ी मुश्किल से पहला हाइड्रोजन निकला था। जो भी था कुछ ना कुछ Ka1 था पर वो बहुत कम था। जब पहला हाइड्रोजन बड़ी मुश्किल से निकला तो एनायन बनने के बाद तो दूसरा और मुश्किल से निकलेगा, और
निगेटिव चार्ज आने के बाद तो तीसरा और मुश्किल से निकलेगा। बच्चों मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, जो वीक एसिड होता है उनका जो K1 होता है वो Ka2 से कहीं गुना बड़ा होता है और Ka3 से तो बहुत बड़ा होता है। मतलब जब कभी हम ऐसे पॉलीबेसिक एसिड का H प्लस का कंसंट्रेशन निकालेंगे, पीएच निकालेंगे, तो हम ये कोशिश करेंगे, क्योंकि वीक है, हम ये कोशिश करेंगे जो H प्लस का कंसंट्रेशन होगा वो केवल K1 से निकलेगा, Ka2 Ka3 से आया H प्लस, Ka2 Ka3 से आया H प्लस नेग्लेक्ट हो जाएगा। सर वो नेग्लेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि बहुत छोटा है। सर वो बहुत छोटा क्यों है? पहला H प्लस ही बड़ी मुश्किल से निकलता है, दूसरा तीसरा निकलने में एकदम चला जाएगा। मतलब अगर कभी पीएच का सवाल आता है तो H प्लस आप ऐसे निकालोगे, कभी कभी सवाल Ka से निकलता है तो कभी कभी सवाल ऐसे सॉल्व होता है। कैसे? सुनिएगा। मान लीजिए हमारे सामने ये जो वीक एसिड है, शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन C थी, राइट? आपने C कंसंट्रेशन पानी मिला दिया, ये वीक एसिड है, याद रखना। T इक्वल टू 0 पे C था, समय बीतेगा इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा, तो क्या लिखोगे बच्चों? C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। बोलो। मान लेते हैं शुरुआत में अल्फा अल्फा 1 था, अब H2A माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है? C अल्फा 1। H2A माइनस बन के रुका नहीं है, ये रिएक्शन आगे चलती है, तो मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? C अल्फा 1। C अल्फा 1 मान लो पल भर के लिए ये नई कंसंट्रेशन है C डैश। जब आपके पास C था तो आपने लिखा C अल्फा, जब C डैश है तो क्या लिखोगे? C डैश अल्फा लिखोगे, नहीं लिखोगे? सही बात है। मतलब अगर पहले कंसंट्रेशन हमारे सामने C थी तो लिखा C माइनस C अल्फा 1, अभी अपने सामने कंसंट्रेशन है C अल्फा 1, तो क्या लिखेंगे? माइनस C अल्फा 1 मतलब C डैश इंटू अल्फा 2, दूसरे वाले का अल्फा डिफरेंट मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया? C अल्फा 1 अल्फा 2। ये कितना होगा? C अल्फा 1 अल्फा 2। ये कितना होगा? C अल्फा 1 अल्फा 2। अब बताओ इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? सर C अल्फा 1 अल्फा 2। इसमें से कुछ जाएगा? जाएगा। कितना जाएगा? सर C अल्फा 1 अल्फा 2 तो इनिशियल कंसंट्रेशन है इनटू अल्फा 3। हेलो, H प्लस कितना बनेगा? सर C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। A3 माइनस कितना बनेगा? C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? पीएच। हमसे क्या पूछ रहा है? नेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। बताओ टोटल कितना H प्लस है? सर एक यहां वाला नंबर 1, एक यहां वाला नंबर 2, एक यहां वाला नंबर 3, जोड़ देते हैं तो C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। एक बच्चे ने कहा सर थोड़ा सिंपलीफाई कर ले, मैंने कहा कर लो। सर C कॉमन ले ले, मैंने कहा ले लो। सर अल्फा 1 लिख दे, लिख दो। सर अल्फा 1 अल्फा 2 लिख दे, लिख दो। प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिख दे, लिख दो। सर ये क्या है? H प्लस। इससे क्या निकलेगा? पीएच। किसका निकलेगा? पॉली बेसिक एसिड का। मैंने आपको बताया पॉली बेसिक एसिड के सवाल कैसे सॉल्व करें। नंबर 1 कंसेप्ट के कैसे लिखें, नंबर 2 कंसेप्ट के में रिलेशन क्या होता है, नंबर 3 कंसेप्ट कौन बड़ा कौन छोटा होता है, नंबर 4 कंसेप्ट पीएच कैसे निकाले। H प्लस कभी कभी K1 से निकलेगा, अगर डाटा K1 का नहीं अल्फा का दिया है तो फिर ऐसे निकलेगा। बच्चों अगर आप सीख गए हैं तो कुछ एक सवालों के माध्यम से इसे मैं और पक्का करता हूं। आप सबके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल। अच्छा आगे बढ़ने के पहले एक बार देख लेते हैं, वही लिखा हुआ है H3PO4 एक वीक एसिड है। देखो K1 K2 K3, मुझे इस एसिड का कंप्लीट आयनेशन लिखना है K, तो कैसे लिख दिया? K1 इंटू K2 इंटू K3, दोनों तरफ ले लिया माइनस लॉग तो बन गया PK, तो PK बराबर PK1 प्लस PK2 प्लस PK3। बेसिक बात है। जैसा मैंने कहा जो सबसे पहला K होगा वो सबसे बड़ा होगा। यहाँ लिखा है K1 ग्रेटर देन K2, ग्रेटर देन नहीं होता यार, बहुत बड़ा होता है। अभी मैं सवाल में कराऊंगा, आप देखना। बड़ा कहने में फील नहीं आता, बहुत बड़ा होता है। ये बड़ा नहीं, ये बहुत बड़ा है, राइट? तो इस प्रकार से अपन ने रिलेशन निकाला। हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था, जब भी हम पीएच निकालेंगे तो जो हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लेंगे वो Ka1 से ही निकलेगा, क्योंकि Ka1 बहुत बड़ा है। K1 इज ग्रेटर, हेंस व्हाइल कैलकुलेटिंग H प्लस वी कैलकुलेट यूजिंग K1। याद रखिएगा जब भी हम H प्लस निकालेंगे K1 से ही निकालेंगे। आओ कुछ एक सवाल करते हैं, उसके पहले आपके डाउट देख लूंगे क्या क्या लिखा आप लोगों ने। यासिर बेटा शुरू में बताया था क्यों इसे पॉलीबेसिक बोलते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा हाइड्रोजन है। प्रशांत कुमार ध्यान से सुने, सर ऊपर वाला फॉर्मूला ही सही है, H प्लस का फॉर्मूला नहीं। बेटा मैंने क्या बोला, डाटा क्या दिया है, सुनते नहीं हो।
अगर डाटा के का दिया है तो वो लगाना, अगर डाटा अल्फा का दिया है तो वो लगाना। इनऑर्गेनिक कब स्टार्ट होगा सर? बहुत बाद में। सर एसिटिक एसिड अमोनिया सॉल्वेंट में क्या लिखा है? सर अल्फा कैसे निकलेगा दोबारा बता दो, अभी सवाल में समझ में आ जाएगा, अभी सवाल करेंगे तो क्लियर होगा। आप लोग क्या है ना, सवाल किए बिना समझना चाहेंगे, अभी देखना कैसे समझ में आता है। सब लोग सुनना, प्रशांत, यशीर, सब लोग सुनना, सुजीत, आप सबके सामने है पहला सवाल। देखो, पीएच ऑफ 10 की पावर -3 मोलर H2S, H2S की कंसंट्रेशन दी। सुनो, मैं पहले आपसे कहता था, पहले जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात होती थी, जब भी आयन की कंसंट्रेशन बोले, चाहे वो H प्लस बोले, चाहे वो OH माइनस बोले, चाहे वो कैटायन या एनायन बोले, जब भी आयन की कंसंट्रेशन बोले तो कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी नहीं, नॉर्मेलिटी लेना। ऐसा मैं आपसे कहा करता था, लेकिन आज कह रहा हूं, जब पॉली बेसिक एसिड, पॉली मतलब एक से ज्यादा हाइड्रोजन, एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड, जब पॉली हो तो उस केस में नॉर्मेलिटी मत लेना, जो दे रखा वही लेना। मतलब जब मैं आपको सारा किस्सा बता रहा था, वहां जो मैं कंसंट्रेशन लिख रहा था, ये कंसंट्रेशन इस एसिड का है, इसे नॉर्मेलिटी में बदलने की आवश्यकता नहीं है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी के फॉर्म में रहने देना। मतलब ये जो सवाल हमारे सामने है बच्चों, इस सवाल में हमसे पूछा है कि बताओ इसका पीएच कितना है। अरे पीएच पूछा है, मतलब क्या चाहिए बच्चों, बोलो? H प्लस। H प्लस कैसे निकाले? देखो डाटा किसका दिया है सर, K1 से निकाले क्या? अरे K1 दिया नहीं तो कहां से निकालोगे यार, जो डाटा दिया होगा वो ना करोगे। अच्छा, किसका डाटा दिया है? अल्फा का, तो क्या करोगे? सी अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2। सर 3 तक ना लिखे बेटा, दो ही हाइड्रोजन है, दो ही अल्फा है तो दो ही तक लिखो ना, जबरदस्ती क्यों लिखोगे इतना? 10 की पावर -3, अल्फा कितना है? 60%, ये कितना होता है? 0.6, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 0.6 इंटू 0.4, सॉल्व करोगे H प्लस आएगा, H प्लस से पीएच आएगा। सभी लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे, सभी लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। मैं वहां समझा रहा था क्या लेंगे, वहां आदित्य मुझसे पूछ रहा है सर इसमें भी नॉर्मेलिटी लेंगे? बेटा मैंने बताया ना क्या लेंगे, सुनते नहीं हो यार। वेल, इसका जो आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा? जो H प्लस आएगा 8.4 इंटू 10 की पावर -4, तो जो पीएच होगा क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ दिस, सॉल्व करेंगे आएगा 3.08। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा, सर ने ये कहा कि जब पॉली का सवाल आए, एक से ज्यादा हाइड्रोजन, एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड का सवाल आए, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है क्या? अब इसी चीज को समझाने के लिए आप सबके सामने दूसरा सवाल है, करो जरा। अब इस सवाल में हमें के दिया है, पहले वाले सवाल में क्या दिया है बेटा? अल्फा, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? अल्फा वाला। इसमें क्या दे रखा है? के। अब कौन सा लगाएंगे? के वाला। याद करो के वाला फॉर्मूला। क्या ये भी पॉलीबेसिक एसिड है? जी हाँ, ये भी पॉलीबेसिक एसिड है। मैंने कहा जब पॉलीबेसिक एसिड के सवाल सॉल्व करना तो कंसंट्रेशन मोलैरिटी में लेना, नॉर्मेलिटी में मत लेना। जब पॉलीबेसिक लिख लो कॉपी में, जब पॉली के सवाल करना, जब पॉली के सवाल करना, जब पॉली के सवाल करना, कंसंट्रेशन मोलैरिटी में लेना, नॉर्मेलिटी में नहीं लेना। करो, बोलो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। देखो ना बेटा, Ka1 और Ka2, मैंने कहा जब कभी कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकालोगे, सर अभी तो आपने फॉर्मूला अल्फा वाला बताया था बेटा, अल्फा का डाटा नहीं दिया है तो अल्फा वाला मत लगाओ, के वाला लगाओ। बताओ क्या होगा? सर सो सिंपल, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K1 इंटू C होगा। सर K2 नहीं लिखे? नहीं लिखे, मैंने कहा केवल फर्स्ट वाला ही लिखेंगे। तो अंडर रूट ऑफ K1 कितना? 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -3, कितना आ गया? 10 की पावर -10 का अंडर रूट, कितना आ गया? 10 की पावर -5। हमसे पीएच पूछा, पीएच कितना आ गया? 5। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पीएच? 5। जी हाँ सौरभ, बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, अब आप आंसर दे रहे हैं, अब आप आंसर दे रहे हैं। देखो जरा अगला सवाल।
आप सबके सामने अगला सवाल। अरे आंसर भी दे रखा है यार बेटा, आंसर भी तो दे रखा है। आंसर भी तो दे रखा है यार, क्या करते हो आप लोग। YOH होल ट्वाइस मतलब दो हाइड्रोक्साइड आयन है, मतलब ये पॉली है। अब ये पॉली बेस है कि एसिड है? सर बेस है। जब भी कभी पॉली की बात करते हैं, जब भी कभी पॉली की बात करते हैं, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है, वही तो सबसे बड़ा होता है। जब भी कभी पॉली की बात करते हैं, चाहे पॉली एसिड हो चाहे पॉली बेस हो, जो सबसे बड़ा, जो सबसे पहला की होता है, वही तो सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल विजय, ये थ्योरी में ही तो था, फिर भी आप सॉल्व कर रहे हैं। वेल, द आंसर इज ऑलरेडी गिवन एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सर KB1 ग्रेटर देन KB2। आप सबके सामने है स्क्रीन पे अगला सवाल, इसका आंसर आप मुझे देंगे। पॉली के सवाल वैसे हमारे नीट में नहीं आते, बट वही है कि कोई भी हिस्सा नहीं छूटे, तो मैंने आपको पॉली के सवाल बता दिए। पॉली इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, यही बता दूं। जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है वो लास्ट में इसलिए ले रहे हैं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बहुत ही आसान है, मुझे उम्मीद है मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आप सबके सामने स्क्रीन पे सॉल्यूशन है। हाँ, आप कोई बच्चा मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहा है तो मुश्किल है। कसम खा के बैठा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सर। वेरी वेरी सिंपल, क्या बात है। तो आंसर आप सबके सामने स्क्रीन पे है। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको मैं समझाऊं ऐसा क्यों है? क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको मैं समझाऊं ऐसा क्यों है? फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, रिएक्शन को जोड़ेंगे तो के मल्टीप्लाई होगा। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। pH of 6 into 10 की पावर -4 मोलर YOH होल थ्राइस, YOH होल थ्राइस। इफ फर्स्ट डिसोसिएशन मतलब अल्फा 1, सेकंड डिसोसिएशन मतलब अल्फा 2, थर्ड डिसोसिएशन मतलब अल्फा 3, नेग्लिजिबल मतलब 0। दिमाग लगाओ, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ। विकास मीणा, ध्यान से नहीं सुनोगे तो यही होगा ना। जब मैं आपको पॉली बेसिक बता रहा था तो कहीं आप इधर उधर गए होंगे। सिंपल सी तीन तो फॉर्मूले हैं, लगाना है, आंसर पाना है। अब उससे आप रिकॉर्डेड देखना विकास, रिकॉर्डेड में जाके आप अभी से 10 मिनट पीछे जाके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। विकास मीणा, मैं आपको कह रहा हूँ बेटा, एक बार रिकॉर्डेड देखिएगा। राहुल मुझसे पूछ रहा है, सर पहले स्टेप में 100 टूटा, तब 60% कैसे होगा? अरे यार राहुल, पहले स्टेप में पहला टूटा, YOH होल थ्राइस है, तो पहला वाला OH माइनस टूटा। पहला टूटने के बाद सारा OH माइनस आयन खत्म हो गया क्या? ये दो OH माइनस क्या करेंगे? ये नहीं टूट रहे हैं। तो पहला वाला टूटा, इसका अल्फा 100% है, दूसरा वाले का 60% है। आंसर आप सबके सामने है। सबसे पहला सवाल, मुझे बताओ किसको आंसर समझ में नहीं आया? पहले आंसर देखो, आप सबके सामने आंसर है। हाँ, अभी बात करते आंसर, रुक जाओ। आप सबके सामने सॉल्यूशन है।
हाँ, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा बेटा। आज सवाल में हमें के का डाटा नहीं दिया है, आज सवाल में हमें अल्फा दिया है, तो बेटा अल्फा निकालिए ना। अल्फा दे रखा है, सो सिंपल। अगर सवाल में हमें के दिया होता, सुनो सुनो सुनो, केस वन मैं बोल रहा हूं, अब सुन लो। अगर सवाल में हमें के दिया होता तो आपने क्या कहा होता, सर कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, अच्छा ओएच है क्या, तो आपने कहा होता कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस बराबर अंडर रूट ऑफ के वन इंटू ओसी। पर सवाल में हमें के नहीं दिया है, सवाल हमें अल्फा की बात कर रहा है, तो अब अल्फा वाले तरीके से निकालते हैं। बच्चों देखो ये OH है, तो इससे आप H प्लस नहीं OH माइनस आयन निकालोगे, तो OH माइनस आयन आएगा जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया था, कैसे याद करो, सी ब्रैकेट में अल्फा वन प्लस अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, सारी वैल्यू को पुट कर दो। अल्फा थ्री जीरो है तो जीरो, अल्फा टू 0.5, अल्फा वन 1 1, सॉल्व करोगे अपने पास OH माइनस आ गया 9 इंटू 10 की पावर -4, ये OH माइनस आयन आया, इससे POH आ गया 3.04। लेकिन बच्चों सवाल हमसे POH नहीं pH पूछा है, सवाल हमसे POH नहीं pH पूछा है, सवाल हमसे POH नहीं pH पूछा है। अरे तो pH बराबर 14 - 3.04 होगा ना बेटा। सवाल हमसे POH नहीं pH पूछा है, तो pH बराबर क्या होगा 14 - 3.04, बोलो बोलो कितना, कितना आएगा, सॉल्व करें कितना आएगा एग्जैक्टली, एंड द करेक्ट आंसर इज 10.96। हाँ, कुछ बच्चे लेवल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज 10.96। तो इन सभी सवालों के माध्यम से जो पॉली का है मैंने आपको बताया कैसे कैसे लगाना है। हाँ, तसल्ली से करोगे कैलकुलेशन बाद में तो हो जाएगा। अभी अप्रोच देखो, दो ही चीज बता रहा हूँ, एक नेट के कैसे लिखना है, एक जब के दिया हो तो कैसे करना है, एक जब अल्फा दिया हो तो कैसे करना है, राइट। ये तो था हमारा कुछ पॉली का सवाल। बच्चों हम लोग जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते समय हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकाला, हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकाला, वीक एसिड का भी निकाला, फिर सॉल्ट का निकाला, सब का निकाला, एसिड को मिक्स कर देते थे, सब कुछ कर देते थे। बस एक केस रह गया, और वो जो केस था वो था वीक एसिड वीक बेस के मिक्सिंग का। मतलब आपने जितने भी सवाल किए हैं, आप देखना जितने मैंने सवाल कराए हैं, एसिड था या केवल बेस था, या स्ट्रॉन्ग एसिड था, या स्ट्रॉन्ग बेस था, या एसिड बेस से सॉल्ट था, तो कभी स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा तो कभी वीक बेस, सारे सवाल आ गए, बफर में भी सब मिला है। लेकिन एक केस नहीं आया वीक एसिड वीक बेस का, ये केस नहीं आया। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर कभी वीक एसिड वीक बेस के मिक्सिंग का सवाल आए, राइट, इसके सवाल भी नहीं है मॉड्यूल में वैसे, पर फिर भी मैं बता देता हूं सारे केसेस ये भी क्यों छूटे। वीक एसिड वीक बेस के मिक्सिंग का सवाल, मतलब इमेजिन करो अपने पास एक कंटेनर है, बच्चों ध्यान से सुन लो, अपने पास एक कंटेनर है, पहले कंटेनर में एक एसिड Ha1 है, ये एसिड नहीं ये वीक एसिड है। ये दूसरा कंटेनर है, इसमें एक वीक एसिड Hb1 है, दोनों ही वीक एसिड है, दोनों को मिला दिया, एक नया सोल्यूशन बना दिया, नए सोल्यूशन में दोनों एसिड है, मतलब इससे भी कुछ H प्लस आया होगा, इससे भी कुछ H प्लस आया होगा, हमें इस नए सोल्यूशन का बताना है पीएच कितना होगा, राइट। हमें इस नए सोल्यूशन का पीएच बताना है, कैसे होगा कितना होगा, जब कभी वीक एसिड होगा। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो आपने N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 से कर लिया होता, यहां से जो नॉर्मेलिटी आता वही H प्लस होता। बट बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है, और अगर वीक एसिड है तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा डिसोसिएशन नहीं होगा। मान लेते हैं पहले वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, दूसरे वाले का K2 है, राइट। मान लेते हैं पहले वाले का कंसंट्रेशन C1 है, दूसरे वाले का C2 है, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगा नेट, वो आएगा अंडर रूट ऑफ Ka1C1 प्लस Ka2C2। जितने मिलाओगे बस जोड़ते चले जाओ, राइट, जितने मिलाओगे बस जोड़ते चले जाओ, मतलब 3 है तो K1C1 K2C2 C2 K3C3, 4 है तो K1C1 K2C2 K3C3 K4C4, जितने हैं उतने जोड़ दो बस।
बच्चा जब सॉल्व करता है तो एक बड़ी कॉमन गलती करता है, आप वो गलती नहीं करें, मैं बता दूं। गलती ये करते हैं आप कि आप सब जब कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस लिखते हैं, इसे 20 पॉइंट लिख लेते हैं, तो आप सब क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस अंडर रूट ऑफ K2 C2। नहीं, अलग अलग नहीं जोड़ना है, अंडर रूट होल में जोड़ना है। ठीक है, ये गलती नहीं करें, आ जाएगा आंसर। तो वीक एसिड वीक बेस के सवाल करना है तो ऐसे करना है, जोड़ते समय ऐसे लिखना है, फिर H प्लस से पीएच आएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों आप सबके लिए खुशखबरी है, आप सबके लिए खुशखबरी है, सुनना चाहेंगे? आप पढ़ रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम। खुशखबरी ये है, आप पढ़ रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम। आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़ रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम। आप पढ़ रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम। इसी के साथ आप सबको दिया जा रहा है गिफ्ट के तौर पे होमवर्क। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन कंप्लीट, बिगिनर बॉक्स कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। जितना कर पाए उतना कर ले, आधा तो आपने वैसे ही कर लिया होगा। एक्सरसाइज 1 आपने 147 तक ऐसे ही कर लिया होगा, तो गिने चुने सवाल 15-20 और करने हैं। एक्सरसाइज 3 करना है, 2 करना है। 3 अभी नहीं कर पाओ चलेगा, बट कर लोगे। 3 से 4 घंटे का होमवर्क है, कल परसों तक आराम से हो जाएगा। परसों पेपर है, तो इस बार आपको जरूर ये सारा का सारा खत्म करना है। हाँ, जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे वो जरूर एक बार सुन लो। जब आप होमवर्क सॉल्व करेंगे, करते करते कुछ नहीं बनता है, तो उसके लिए आप सबसे पहला रूल अपनाएंगे, ट्राई अगेन। मतलब आपके पास हैंडआउट है, हैंडआउट में आप सबसे पहले वो कंसेप्ट देखेंगे, वो थ्योरी देखेंगे, और फिर वहां फिर से ट्राई करेंगे। फिर से ट्राई करने के बाद भी आपसे नहीं बनता है बच्चों, तो सबसे पहले आप ई सोल्यूशन ऐप की हेल्प लें। ई सोल्यूशन ऐप में सभी सवालों का रिकॉर्डेड सॉल्यूशन है यार, रिकॉर्डेड सॉल्यूशन है, आप वहां पूछ सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता, सब चीज से हार जाते हो, देन आस्क मी, फिर आप मुझसे पूछोगे। मतलब जब आप मुझसे पूछोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी सवाल, मतलब आप ये सब कर चुके हो, फिर आप क्या करोगे, जो भी आपके सवाल है वो मुझे मैसेज कर देना, राइट। जब आप मुझे मैसेज करोगे, उसमें जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे, कैसे क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस, उनको मैं जैसा लास्ट टाइम डिस्कस किया था वही फटाफट स्लाइड में लगा के अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पूछने के पहले आप ये दोनों काम करोगे। मैंने कहा था ये जो सप्ताह है ये आयनिक इक्विलिब्रियम के नाम है, और परसों पेपर है, तो पेपर के पहले आप वैसे भी दम लगा के पढ़ते हैं, तो प्लीज दम लगा के पढ़ें, ये चैप्टर जितना हो सके उतना करें, राइट। तो ये रहेगा आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। हाँ, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर पेपर में कहां तक आएगा, बेटा पेपर में एटॉमिक प्लस केमिकल प्लस आयनिक कंप्लीट आएगा। एक बच्चा मुझसे पूछा कल डिस्कशन रहेगा, जी हाँ, कल मेजर पोर्शन डिस्कशन रहेगा, और हो सकता है समय मिल जाए तो हम स्टार्ट करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी मजेदार चैप्टर, जो बहुत मजा आने वाला है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो कल की क्लास में हो सकता है हम लोग थर्मोडायनेमिक्स शुरू करें, लेकिन पहले तो हमारा मेन फोकस रहेगा डिस्कशन, क्योंकि आपका पेपर आ रहा है, राइट। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, कल या परसों हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं क्लास का हैंडआउट बना देता हूं, मैंने आपसे एक्स्ट्रा पॉइंट, सारे काम के पॉइंट सब कुछ हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, तो एक बार हाँ प्लीज यार सब कुछ रिवाइज जरूर करना, और बस हमारा जो टारगेट था वही क्या, कि एक एक सवाल को मॉड्यूल में करना है, मॉड्यूल के एक एक सवाल को टिक लगाना है, प्लीज उसे बरकरार रखें, बहुत मजा आएगा। जब अंत में पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है और आप मॉड्यूल के पन्ने ऐसे पलट के देखते हो और सभी सवालों में लाइन से टिक लगा मिलता है बच्चों, यकीन नहीं कर सकते कितनी खुशी मिलती है, यकीन नहीं कर सकते कितनी खुशी मिलती है। तो प्लीज वो खुशी के लिए आपको पढ़ना है, सिलेक्शन तो अपने आप होगा, अपने को वो खुशी चाहिए, कौन सी खुशी, मॉड्यूल के एक सवाल में टिक लगने की खुशी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। मैं क्लास का हैंडआउट बना रहा हूं।
प्रशांत कुमार, हैंडआउट क्यों लिख रहे हैं आप? शॉर्ट नोट्स बनाओ ना, क्यों हैंडआउट लिख रहे हो? आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आएगा, पॉपअप की मदद से भी आप क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी एक पॉपअप आएगा, पॉपअप की मदद से क्लास की हैंडआउट को डाउनलोड कर लो। यशीर ने पूछा है सर इसमें कंसंट्रेशन मोलैरिटी लेंगे क्या, नॉर्मेलिटी लेंगे? बेटा जब भी आयन की कंसंट्रेशन लिखो केवल तभी नॉर्मेलिटी में लिखना है जब भी आप एसिड की या पूरे सॉल्ट की या किसी भी मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन लिखो तो मोलैरिटी में ही लिखना है। जब आयन का लिखा जाता है तब नॉर्मेलिटी में लिखा जाता है, ठीक है? जब आयन का लिखा जाता है तो नॉर्मेलिटी, तो इसमें भी आप नॉर्मेलिटी का ही लिखिए। हाँ, जिन बच्चों को हैंडआउट, अभी आप सबसे सामने पॉपअप आया होगा, पॉपअप की मदद से आप आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? तो जिनके पास हैंडआउट आ चुका है वो जा सकते हैं, और किसी बच्चे को कुछ पूछना तो पूछ लो, 2-3 मिनट है। हाँ, आप भी को वेरी बोलो बोलो कुमार गौरव, क्या है आपका डाउट? बोलो, लिखो लिखो। का तो नॉर्मेलिटी, ये क्या लिखा है? आयन का तो नॉर्मेलिटी, एग्जैक्टली आयन के लिए नॉर्मेलिटी। समझे नहीं? ऐसे सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे शब्दों को सुनो। जब कभी आयन का कंसंट्रेशन लिखना हो तो पहले नॉर्मेलिटी निकाल लो। वो जो नॉर्मेलिटी है वही आयन के लिए कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी है। रिपीट करो मैंने क्या बोला। जब कभी आयन का कंसंट्रेशन लिखना हो तो मोलैरिटी मत लिखो, पहले नॉर्मेलिटी निकाल लो। वो जो नॉर्मेलिटी आएगी वही आयन की कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी है। हाँ बेटा, जिनके पास प्रीवियस नहीं है वो सारा सारा लिंक में आप सबके पास लिंक होगा। K2 और K3 मल्टीप्लिकेशन में है तो उसे नेगलेक्ट कैसे कर दिया बेटा? जब H प्लस निकालते हैं तब नेगलेक्ट करते हैं नितिन, H प्लस निकालते समय नेगलेक्ट करते हैं, नेट के लिखते समय नेगलेक्ट नहीं करते, जब H प्लस निकालते हैं तब करते हैं। सर लिंक को हैंडआउट में शेयर कर दो, अभी कर रहा हूं बेटा, ठीक है? अभी पॉपअप से आ गया होगा, वहां भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मैं क्लोज कर रहा हूं बच्चों, प्लीज जाए रिवीजन करें, होमवर्क में जुट जाए।